आज की कहानी है एक टोकरी मिट्टी, जिसके रचयिता है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी की अगर बात करें तो उनका जन्म जो है 1871 में हुआ था और 1926 में वो उनका देहवास हुआ था। हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक हैं। सुप्रसिद्ध अनुवादक एवं हिंदी के आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान रखने वाले संपादक रहे हैं। वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। सप्रे जी का जन्म जो है वह 1871 में हुआ था। दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। बिलासपुर में मिडल तक की पढ़ाई के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण हुए हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। मराठी में रचित समर्थ रामदास के दासबोध, लोकमान्य तिलक जी की रचित गीता रहस्य जैसे मराठी ग्रंथों पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे हैं। सप्रे जी द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली लघु कथा भी माना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा में विज्ञान और अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता की अगर बात करें तो उन्हें छत्तीसगढ़ मित्र 1900, हिंदी ग्रंथमाला 1906 और हिंदी केसरी 1907 जैसे कई पत्रिकाओं को संपादन और प्रकाशन किया है। सप्रे जी बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाले सरकारी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था ताकि वे अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए समर्पित कर सकें। उन्होंने 1912 में रायपुर में जानकी देवी कन्या विद्यालय की स्थापना की और 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में भी योगदान किया है। हिंदी साहित्यकारों को संगठित करने और राष्ट्र को जागरूक करने का कार्य भी इन्होंने किया है। उन्हें हिंदी का पहला समालोचक और कोशकार भी माना जाता है। उनके कार्यों और अवदान के सम्मान में भोपाल में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना जो है वह की गई है। एक टोकरी भर मिट्टी जो है वह हिंदी की पहली कहानी सिद्ध हुई है। इस कहानी में एक जो विधवा स्त्री होती है उससे स्त्री के माध्यम से जमींदारों द्वारा गरीब जनता पर होने वाले अन्याय को दर्शाया गया है। विधवा स्त्री की दयनीय अवस्था और नियति द्वारा उसके पारिवारिक सदस्यों का निधन होने की दुर्दशा को व्यक्त किया गया है। जमींदार के द्वारा जबरदस्ती उसके झोपड़ी पर कब्जा करना और झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी का उसके द्वारा न उठाना उसके अपराधी भाव को दर्शाता है। अतः इस अपराध भाव का एहसास कर कृतकर्म का पश्चाताप करते हुए जमींदार का विधवा से माफी मांगना कहानी का एक आदर्शात्मक स्तर पर उठाता है। यह कहानी हिंदी की पहली कहानी होकर भी प्रभाव की दृष्टि से बहुत मौलिक है। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी कुछ इस तरह। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वहां तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतेहू भी एक 50 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन इतना लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया।
और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, आप तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां चाहते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी की तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंख खुल गई। कृतकर्म के पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो ये थी ये कहानी। छोटी कहानी है, 1900 में इसका प्रकाशन हुआ है। एक टोकरी भर मिट्टी एक प्रभावी कहानी है ही, जिसमें वृद्धा की मार्मिक उक्ति जमींदार की वृत्ति परिवर्तित की दी है। इंसान का अहंकार उसे अन्याय और विद्वेष करने को प्रेरित करता है, इस हेतु वह छल झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत के धरातल पर ला पटकती है। परिणाम स्वरूप उसका जमीर जाग जाता है, उसे सत्य की पहचान होती है। कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथियार लेने के बाद की स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है और विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होना और विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना इस कहानी का सार तत्व है। इस तरह यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।